सो ओवर द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स क्विकली आज हम लोग सब लोग एक छोटी सी गेम खेलना चाहेंगे। आज आप लोग ने बहुत अच्छा एक मोटिवेशनल लेक्चर सुना है सुधीर बगाराव सर के थ्रू। तो उसके बाद एक छोटी सी गेम आप खेलने के लिए डेफिनेटली चार्ज्ड अप तो हो ही गए होंगे। मैंने इस लेक्चर को एज अ गेम लिया है बिकॉज बहुत बारी ऐसा होता है कि जब हम टेक्नीशियंस के साथ पढ़ाई के तौर पर बात करते हैं तो इतना बोरिंग लगता है, और वो भी जब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगा, जब हम लोग किसी को देख नहीं पाते हैं तो डेफिनेटली सारे ही टेक्नीशियंस बाहर चाय पीने चले जाएंगे। सो लेट्स प्ले अ गेम। ये मेरे एक आउटलाइन है मेरी आज की टॉक का। मैं एक के बाद एक थोड़े क्वेश्चंस लूंगी और उस क्वेश्चन के बाद आपको 15 सेकंड दिए जाएंगे आंसर करने के लिए। आपके आंसर्स ए, बी या सी, डी बस उतने ही होने चाहिए। अगले 5 सेकंड में आपके सारे आंसर्स मुझ तक पहुंच जाएंगे, फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हमारा जो पहला क्वेश्चन आपके लिए है वो है बीएमआई के ऊपर। ये है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बीएमआई का कैटेगरी। अब ये बीएमआई होता क्या है? वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। आप लोग सब लोग इस चीज से परिचित तो जरूर होंगे। तो हमारे पेशेंट का बीएमआई यूजुअली हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? पेशेंट का वजन और हाइट इन मीटर स्क्वायर। ओके, जब हम ये लेते हैं तो बीएमआई का एक रेशियो हमको मिल जाता है। अब हम बीएमआई के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आज का आपका पहला सवाल है, आपको क्या लगता है ये 3 पेशेंट में से कौन से पेशेंट का मोर्टेलिटी का रिस्क कम होगा उनके बीएमआई के बेसिस पर? तो मैंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एक फिक्टिशियस नेम्स लिए हुए हैं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए इनको तीनों को नाम दिया गया है, लालचंद, फूलचंद एंड गोपीचंद। आपके जो लालचंद है उनका बीएमआई है 17.5, फूलचंद का बीएमआई है 22 और गोपीचंद का बीएमआई है 28.5। अब आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि लालचंद का बीएमआई कम है, फूलचंद का बीएमआई नॉर्मल है और गोपीचंद का बीएमआई हाई है। तो अब आपके 15 सेकेंड शुरू होते हैं। आपको क्या लगता है विच ऑफ दीज पेशेंट्स हैव अ लोअर रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी, लोअर रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर बीएमआई? इज इट ऑप्शन ए लालचंद क्योंकि उनका बीएमआई 17.5 है, ऑप्शन बी फूलचंद बीएमआई 22 क्योंकि नॉर्मल है, गोपीचंद ऑप्शन सी, या बीएमआई यू थिंक इज नॉट एसोसिएटेड विद मोर्टेलिटी? I'm sorry, there was a small technical hit and I'm waiting for the answers on the chat box. You can definitely type in your answers and send it to me. Rachna, you'll have to specify whether you're talking of dialysis patients. यस सर। सो ये आज के हमारे टॉक में हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं वो केवल और केवल हमारे डायलिसिस के पेशेंट के लिए है। आगे के क्वेश्चंस में जरूर आपको बता दूंगी अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है और क्वेश्चन हमारा डायबिटीज से रिलेटेड भी है तो। एंड नाउ योर टाइम स्टॉप्स हियर। सो अगर मैं देखती हूँ कि मैं अगर आपकी साइड होती, भरत शाह सर ने बहुत अच्छे से मुझे ये बताया कि अगर कोई डाइटिशियन होती आपकी जगह पर तो वो जरूर सोचती कि बीएमआई हाई, बीएमआई वेरी बैड, तो वो ही एट हायर रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी होता है। लेकिन यहाँ पर जब हम देखते हैं डायलिसिस पेशेंट्स में तो हमारा सिनेरियो जो है वो चेंज हो जाता है। डायलिसिस पेशेंट्स में आप अगर कोई पेशेंट होता है जिसका बीएमआई जो है वो बहुत कम होता है तो वो बहुत ज्यादा रिस्क पर होते हैं मोर्टेलिटी से एज कंपेयर टू द पेशेंट्स ऑन विद अ हायर बीएमआई। तो आज का ये जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ ये आया है केडॉक की गाइडलाइंस के थ्रू, जो कि अभी ही रिसेंटली 2020 में अपडेट की गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सीकेडी स्टेज 5D के पेशेंट्स जो मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस पे होते हैं उनमें जो ओवरवेट पेशेंट होते हैं, okay, so they can be used as a predictor of lower mortality. So in the sense is उनका mortality status low हो जाता है. So this is basically called as a you can say a reverse scenario, right? So this is a very good important take home message. आपको जब बीएमआई कैलकुलेट करना है तो पोस्ट डायलिसिस वेट यूज करना है या ड्राई वेट पेशेंट का यूज करना है, आपको प्री डायलिसिस वेट नहीं लेना है।
अब न्यूट्रिशन का टॉक है तो डेफिनेटली हमारा एक क्वेश्चन एल्ब्यूमिन के ऊपर होना चाहिए। सो अगेन सेम आपके 3 पेशेंट्स है, लालचंद, फूलचंद एंड गोपीचंद। अब ये जो लालचंद पेशेंट है इनका एल्ब्यूमिन जो है वो 3 है, फूलचंद पेशेंट का एल्ब्यूमिन 3.3 है और गोपीचंद पेशेंट का एल्ब्यूमिन 3.4 है। ये सारे ही पेशेंट हफ्ते में 3 बार डायलिसिस ले रहे हैं। अब आपको कौन लगते हैं यहाँ पर, इन 3 में से कौन है एट अ हायर रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी? प्लीज बहुत अच्छे से इनका एल्ब्यूमिन देखिएगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू कैन टाइप द आंसर एज ए बी सी डी। आपको लगता है लालचंद जी का बहुत कम है तो केवल उनका ही हायर रिस्क है, या लालचंद, फूलचंद या इवन गोपीचंद, या आपको अगर ऐसा भी लगता है कि एल्ब्यूमिन तो 3 से कम हुआ तो ही प्रेडिक्टर माना जाता है, तो आप आंसर डी टाइप कर सकते हैं। एंड योर टाइम एंड्स हियर। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? न कि ए, बी या डी, आपका करेक्ट आंसर है सी। एक्चुअली आपके जो तीनों 3 पेशेंट है उनका जो एल्ब्यूमिन है वो इतनी कम है कि वो एट अ हायर रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी है। हमने अगेन के डॉ की गाइडलाइन से हमने देयर आर सजेशंस दैट अगर किसी भी पेशेंट का एल्ब्यूमिन जो है, सबसे पहले तो इट शुड बी मोर देन 3.8, और अगर उनका एल्ब्यूमिन जो है इवन 1 ग्राम से डिक्रीज हो जाता है तो चाहे अगर आपका पेशेंट हीमोडायलिसिस पर है तो उनकी मोर्टेलिटी जो है वो 47% तक बढ़ सकती है, और अगर आपका पेशेंट जो पेरिटोनियल डायलिसिस पर है उनकी मोर्टेलिटी जो है वो 38% तक बढ़ सकती है। अब इसके रिलेटेड जुड़ा हुआ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे पहले तो इट शुड बी ऑब्टेन प्री डायलिसिस एंड द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग एल्ब्यूमिन बेसिकली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन मेथड। तो अगर आप कभी भी कोई भी न्यूट्रिशन रिलेटेड रिसर्चेस करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका एल्ब्यूमिन जो है वो आपके डायलिसिस पेशेंट का जो है, ये भी हमको के डॉ की गाइडलाइन से अभी बताया गया है कि वो ब्रोमोक्रेसोल ग्रीन मेथड से होना चाहिए। अगर यहाँ पर आप जैसे देखेंगे आपकी स्क्रीन पर कि यहाँ पर ये पेशेंट का एल्ब्यूमिन बताया ही नहीं गया है कि कौन से मेथड से जांचा हुआ है, तो ऐसे पेशेंट का हम लोग अगर रिसर्च पर्पसेस में लेते हैं तो हमारे जो एल्ब्यूमिन के वैल्यूज है वो डाइल्यूट हो सकते हैं। तो इट इज मच बेटर टू ऑलवेज गेट द एल्ब्यूमिन एंड नो द एस्टिमेशन मेथड वेरी इंपॉर्टेंटली। अब ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अगेन हम लोग बीएमआई के ऊपर बात करेंगे। अगेन यहाँ पर आपके पास फिक्टिशियस कैरेक्टर्स है, सीता, गीता एंड मीता। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर BMI, यहाँ पर सीता का जो वजन है वो है 50 kg, मीता का वजन है 60 kg और गीता का वजन है 70 kg। All the patients are on dialysis thrice a week and they are non-diabetic patients. Okay, तीनों फीमेल्स है, डायलिसिस पेशेंट्स है और नॉन डायबिटिक पेशेंट है। तो अभी आपका अगला सवाल ये है कि कितना प्रोटीन, कितना ग्राम प्रोटीन आप सीता जो 50 किलो की है, मीता जो 60 और गीता जो 70 किलो की है उनको देना चाहेंगे। एंड नाउ योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी गिव अवे। आप लोग सब लोग क्वालिफाइड टेक्नीशियंस हैं तो आपको पता है कि हमको हमारे डायलिसिस के पेशेंट्स को 1 to 1.2 ग्राम्स प्रोटीन देना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे जो इंडियन पेशेंट्स होते हैं वो इतना कम प्रोटीन खाते हैं कि कभी कभी तो वो इतना लो एज टू 0.6 या 0.7 ग्राम्स ही प्रोटीन खाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है आंसर डी, 50 से 60 ग्राम फॉर सीता, 60 से 72 ग्राम्स फॉर मीता, और जो गीता है उनके लिए 70 to 84। अभी इतना प्रोटीन पहुंच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इंडियन सिनेरियो में, तो इसके लिए आपको एज अ टेक्नीशियन ये पता होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कौन से पेशेंट को कितना प्रोटीन दिया जाना चाहिए और वो प्रोटीन कहाँ से आना चाहिए। आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से पेशेंट्स के साथ बात करते हैं, घुलते मिलते हैं, आपको पता होता है आपका पेशेंट वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। अगर आपके पेशेंट वेजिटेरियन है तो आप उनको पनीर दे सकते हैं, सोयाबीन दे सकते हैं, सोया चंक दे सकते हैं, टोफू जो कि बहुत ही अभी धीरे धीरे पेशेंट्स हमारे इस चीज के ऊपर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है,
और उनका उसका टेस्ट भी अभी धीरे धीरे वो एक्सेप्ट करने लग गए हैं, दे कैन यूज दैट। अगर नॉन वेजिटेरियन पेशेंट्स है तो एग व्हाइट्स आर एक्सीलेंट सोर्सेस ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन। तो इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रोटीन आएगा कहाँ से, पहले तो देना कितना, फिर आएगा कहाँ से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गाइडलाइंस में हमको बताया गया है कि फॉर नॉन डायबिटिक पेशेंट्स इट शुड बी 1 to 1.2। अगर आपके पेशेंट्स डायबिटिक है तो उनको आपको ग्लाइसेमिक कंट्रोल के लिए हायर डाइटरी प्रोटीन्स भी देने पड़ सकते हैं। ओके, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग आपके सामने दो ग्राफ है, दो पेशेंट के हैं, टिम एंड टॉम। बहुत अच्छे से आप प्लीज ये ग्राफ को देखिएगा। यहाँ पर 3 महीने का उनका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और एल्ब्यूमिन दिया गया है। तो हमारा जो पहला पेशेंट है टिम, उसका जो कोलेस्ट्रॉल है, रेड लाइन है, रेड कलर की लाइन, वो बढ़ता जा रहा है। फिर ग्रीन कलर की लाइन है जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, वो 68 से बढ़कर 88 हो गया 3 महीने में। और जो येलो लाइन है अल्ब्यूमिन, वो 3.1 से बढ़कर 3.7 हो चुकी है 3 महीने में। दूसरा पेशेंट जो है टॉम, इसका कोलेस्ट्रॉल 211 से 100 हो चुका है, उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 76 से 32 और एल्ब्यूमिन 3.2 से 3 आ चुका है। तो आपको क्या लगता है कौन सा पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस बेटर है? आपको तीनों तीन प्रोफाइल आपके सामने दिख रही है, कौन से पेशेंट का न्यूट्रिशन प्रोफाइल बेटर है और क्यों? क्या टिम बेटर है या टॉम बेटर है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Is it that Navneet has got a strong Wi-Fi? I am getting answers only from Navneet. And mind you, Navneet is sitting in Bihar and he is answering. So please, Mumbaikars, jagiye. Anish Sheikh and Navneet. एंड वी स्टॉप हियर। सो मैंने ज्यादा टाइम थोड़ा सा इसीलिए दिया ताकि आप समझ पाए दो इंपॉर्टेंट प्रोफाइल ये पेशेंट्स की। कई बार हमको ऐसा लगता है कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ रहा है तो अरे आंटी सब खाने में बंद कर दो आप, अरे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्यों बढ़ रहा है। इनफैक्ट पेशेंट के रिलेटिव आपके पास आके बोलेंगे कि अरे मैडम इसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का नॉर्मल रेंज तो 20-22 से लगता है और आप बोल रहे हैं 88 ही आ गया, तो इसको कम करने के लिए मैं क्या करूं? तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना कि आपके पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है तो यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट द सेम। ओके, सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी। अगर पेशेंट का ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर वो ज्यादा अगर बढ़ रहा है और अगर एल्ब्यूमिन बढ़ रहा है तो पेशेंट बेटर है। सो हियर माय क्वेश्चन वाज व्हिच पेशेंट डज नॉट हैव अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। आई एम सॉरी इफ आई मिसस्पेल्ड द क्वेश्चन बिफोर। आपको यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन इज व्हिच पेशेंट डज नॉट हैव अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस। सो डेफिनेटली इट इज टॉम हु डजंट हैव अ बेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो आपकी राइट साइड पे ग्राफ दिख रहा है, क्योंकि उनका एल्ब्यूमिन भी घट रहा है, उनका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी घट रहा है, साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल भी घट रहा है। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ना चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहती हूँ। मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन अगर बढ़ रहा है, साथ साथ में एल्ब्यूमिन बढ़ रहा है, तो आपका पेशेंट अच्छे से खा पा रहा है। सो दिस इज द डिस्कशन एज आई सेड। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेक होम मैसेज जो है कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज। जैसे मैंने बताया कि लोगों को डर जाते हैं टेक्नीशियंस की, इतना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल आ गया है तो आपको कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम कोलेस्ट्रॉल रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो हमको बहुत इंपॉर्टेंट एक हो जाता है कि साथ साथ में प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ये पेशेंट्स को आपको जो नहीं देना है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, यहाँ पर इनको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स देने हैं। डालडा है, अगर मैदे से बनी हुई, मार्गरीन से बनी हुई चीजें ज्यादा ले रहे हैं या रेड मीट ज्यादा ले रहे हैं तो वो नहीं लेनी चाहिए। अनदर इंटरेस्टिंग ग्राफ आप देख रहे हैं दो पेशेंट्स के बारे में। ये है हमारा पेशेंट कितना कैलोरीज, प्रोटीन्स, कैल्शियम और फास्फोरस ले रहा है। Now I'll put the question correctly. So dietary intake of which patient signifies a better nutritional status and why? यहाँ पर हमारे पास दो पेशेंट है, सोहन लाल और मोहन लाल।
सोहनलाल 70 केजी के हैं और वो कैलोरीज खा रहे अप्रोक्सीमेटली 1600, दिन में अराउंड 56 ग्राम प्रोटीन, अराउंड 888 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम एंड 900 मिलीग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। मोहनलाल जो है वो सब कुछ ज्यादा खा रहे, कैलोरीज भी ज्यादा, प्रोटीन भी ज्यादा है, लेकिन साथ साथ में कैल्शियम और फॉस्फोरस भी बहुत ज्यादा खा रहे। तो आपको क्या लगता है कौन से पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस बेटर है और क्यों? आपके पास यहाँ पर सारे ऑप्शंस है। क्या मोहनलाल का बेटर स्टेटस है बिकॉज मोहनलाल जो ग्राफ बी में है वो ज्यादा प्रोटीन खा रहे हैं? क्या सोहनलाल का बेटर है बिकॉज उनका कैल्शियम और फॉस्फोरस लो है? प्लीज ध्यान दीजिए, सोहनलाल कैल्शियम और फॉस्फोरस लो खा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पाएंगे, और मोहनलाल ज्यादा खा रहे हैं। मोहनलाल एज हिज कैलोरी एंड प्रोटीन इंटेक बोथ आर हाई। There is a new entrance, Vishal Deep. Buck up, Mumbaikars. Okay, your time stops here. And here your answer is C. So basically जो आपका मोहनलाल है, जो आप देख रहे थे कि भले वो कैल्शियम और फॉस्फोरस ज्यादा खा रहे हैं, लेकिन हम उस चीज को पहले कंट्रोल करने के बारे में जरूर सोचेंगे। मैं अगली स्लाइड में बताऊंगी कि उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, लेकिन हमको हमारे पेशेंट को कम कैलोरीज और कम प्रोटीन्स तो बिल्कुल भी नहीं देने हैं। तो हमारे पास अभी कौन सा ऑप्शन है उनका फॉस्फोरस कम करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फोरस कम करने के लिए लुक फॉर ऑल्टरनेट ऑप्शंस। सो फॉस्फेट बाइंडर्स हम पेशेंट को दे सकते हैं। आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, बहुत बार जो मेट्रो सिटीज के ज्यादातर पेशेंट्स रहते हैं, इवन इन द इंटीरियर, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस बहुत ज्यादा आ जाता है उनके डाइट में। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस कहाँ से आता है? रेडिली अब्सॉर्ब हो जाता है, और वो आता है बहुत सारे एजेंट्स जिसमें फूड एडिटिव्स होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडा है, पेप्सी है, या फ्लेवरिंग एजेंट्स है, आपके ब्रेड्स में, केक्स में, वहां से आता है, और वो बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो लोग अच्छे से उसको खा लेते हैं। पेशेंट को क्या लगता है, अरे सुबह का 6 बजे का डायलिसिस है, कौन झंझट मारी करेगा, उससे अच्छा मैरी बिस्किट या ग्लूकोज बिस्किट लेके जाता हूँ, और यहाँ से ये फूड एडिटिव से आने वाला जो फॉस्फोरस है वो बहुत इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है और वो फॉस्फोरस लेवल को बढ़ाता है। अगर वो ही मारी बिस्किट या पार्ले जी के पुड़े के बदले अगर वो केवल 2 चपाती भी लेके आता है, भले वो रात की चपाती को सुबह में गर्म करके लेके आएगा, अगर उतना भी लेके आएगा, साथ में अगर है तो फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आएगा उसके साथ खाने के लिए, तो उसका फॉस्फोरस लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर लोअरिंग द फॉस्फोरस इज द कुकिंग मेथड। अगर आप अच्छे से बॉईल करते हैं वेजिटेबल्स को, तो आपके फॉस्फोरस को भी कम किया जा सकता है। That is very important. Now, this is the second last case. Again, same सोहनलाल and मोहनलाल है आपके पास। आपको बताना है कि कौन से पेशेंट का परसेंटेज इंटर डायलिटिक वेट गेन बेटर है और वो भी क्यों। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सोहनलाल को और मोहनलाल को, दोनों को ही एडिमा नहीं है, दोनों को ब्रेथलेसनेस नहीं है। सोहनलाल का ड्राई वेट 70 है, मोहनलाल का 62 है। अगर सोहनलाल का मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे का वाटर, उनका इंटरडायलिटिक वेट गेन या उनका प्री डायलिसिस वेट जो है वो है 74.5, 73.7 एंड 73.5, और मोहनलाल का 63.8, 63.1 एंड 63.2। वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने सारे यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखे हुए हैं, आप बहुत अच्छे से गेस कर पाओगे कि किसका परसेंटेज इंटरडायलिटिक वेट गेन बेटर है, लेकिन यू शुड बी एबल टू आंसर व्हाई आल्सो। ओके, so now your time starts now. क्या मोहनलाल का अच्छा है बिकॉज वो कम है एज कंपेयर टू सोहनलाल? अगर मैं एज अ डाइटिशियन होती तो मैं ए ही आंसर देती, क्योंकि मोहनलाल का कम है तो अच्छा है। क्या मोहनलाल का बेटर है क्योंकि इट इज ओनली बिटवीन 1.1 टू 1.8? क्या बोथ द पेशेंट्स का ओके क्योंकि दोनों को एडिमा भी नहीं है और दोनों को ब्रेथलेसनेस भी नहीं है? मोहनलाल का बेटर इसके लिए बिकॉज इसका इंटरडायलिटिक वेट गेन इज लेस देन 3% ऑफ ड्राई वेट। वेरी इजी गिव अवे। I can get answers only from Navneet Kumar. And the time ends here. So the correct answer is D. Yes,
Why we will see this with the help of a graph. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी से हमको पता चला है जिसका नाम है डॉप स्टडी। अगर हमारे पेशेंट्स का जो डायलिसिस पर होते हैं, भले उनको इडिमा भी ना हो, ब्रेथलेसनेस भी ना हो, लेकिन अगर उनका इंटरडायलिटिक वेट गेन जो है वो बढ़ता जाता है 4, 5, 6, 7, कभी कभी हम लोग देखते हैं इवन 8 to 10% ऑफ इंटरडायलिटिक वेट गेन बढ़ जाता है, दैट टू मोस्ट इंपॉर्टेंटली ड्यूरिंग द लॉकडाउन हमने ये देखा हुआ है। तो जैसे ही फ्लूइड बर्डन बढ़ेगा, पेशेंट की ओवरऑल मोर्टेलिटी इंक्लूडिंग द कार्डियक रिस्क भी उनका बढ़ जाता है। तो इसके लिए पेशेंट्स को हमने सिखाना चाहिए, आपने एजुकेट करना चाहिए कि उनका इंटरडायलिटिक वेट गेन जो है वो बिटवीन अराउंड 3 to 5% रखेंगे तो उनका आगे मोर्टेलिटी रिस्क नहीं बढ़े। वेरी इंपॉर्टेंट मिथ जो है वो मैं आपको आज यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि पेशेंट्स बोलते हैं कि अरे मैं तो रोटी बनाने के लिए पानी यूज करती हूँ तो उसको भी तो काउंट करूँ ना, तो रोटी बनाने के लिए क्या, दाल के लिए, चावल के लिए, सब्जी के लिए, तो कितना पानी मैं तो काउंट करूंगी। तो आपको ये उनको समझाना है कि आप जो पानी अगर कोई चीज लिक्विड बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे अगर आप सूप बनाने के लिए यूज करते हैं तो वो काउंट होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो सूप लेना ही नहीं है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने रोटी बनाने के लिए वो पानी लिया है तो आपको उस चीज को काउंट करने की जरूरत नहीं है आपके डेली फ्लूइड इनटेक में, वो इनसेंसिबल आपका वाटर है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो आपको जो भी तरल पदार्थ यूज करते हैं, जैसे अगर कड़ी बनाई है तो उसका डेफिनेटली वाटर आपको इनटेक में काउंट करना ही चाहिए। पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज है कि आपके पेशेंट्स के पास एक मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए, मेजरिंग बॉटल होना चाहिए, जिससे वो माप के पानी की, अगर पर्सनल जजमेंट से पिएंगे तो डेफिनेटली 4.5 kg वेट गेन पे आएंगे। हिडन सोर्सेस ऑफ सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हिडन सोर्सेस जैसे ब्रेड से, जैम से, पिकल से, बिस्किट से आते हैं, पास्ता, नूडल्स, बर्गर से आते हैं। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज which patient has a better dietary habits with relation to salt? ओके, तो यहाँ पर अब पेशेंट का खाना तो पेशेंट की वाइफ ही हमेशा बनाती है, राइट? सो आपका जो सोहन लाल पेशेंट है उसकी वाइफ उनको सॉल्टलेस खाना देती है दोनों टाइम, ना वेजिटेबल में ना दाल में सॉल्ट डालती है, लेकिन वो मॉर्निंग में उनको ब्रेड देती है। बी आपका जो पेशेंट है मोहन लाल, उनकी वाइफ आपका सॉल्ट हल्का सा तो डालती है वेजिटेबल और दाल में, लेकिन मॉर्निंग में उनको सॉल्ट फ्री चपाती और एग व्हाइट सॉल्ट फ्री देती है। अब सीता और गीता भी आ गए साथ में, तो सीता को ऐसा लगता है कि लो सोडियम सॉल्ट जो है वो बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत अच्छे आर्टिकल्स पढ़े हुए हैं मैगजीन्स में, तो वो सीता वो सॉल्ट खाती है। और जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैडम अग्रवाल ने बताया था कि नॉर्थ में बहुत सारे लोग सेंधव नमक खाते हैं, तो गीता जो है वो सेंधव नमक खाती है। तो आपको क्या लगता है कौन सा नमक जो है वो ये पेशेंट्स ने खाना चाहिए? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Rachana, you conclude fast because we are running short. सो या द करेक्ट आंसर इज बी। उनको आपको वेजिटेबल और दाल में जरूर डाल सकते हैं, लेकिन चपाती और एग में बिल्कुल ना डालें आप। और लो सोडियम सॉल्ट्स उनको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। कुछ लिमिटेशंस होती है डायलिसिस की, वो पोटेशियम नहीं निकाल पाता है अच्छे से, तो अगर पोटेशियम ओवरबर्डन हो जाएगा तो आपके पेशेंट जो है हाइपरकैलेमिया से कार्डियक डेथ में जा सकते हैं। हर एक पेशेंट को लो पोटेशियम डाइट देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फूड एडिटिव से आता हुआ पोटेशियम को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। थैंक यू सो मच।